हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा था मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें आपने लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देखे थे। आज के सेशन में भी हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे उन क्वेश्चन को, क्विकली रिवाइज करेंगे उन क्वेश्चंस को जिनको हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। तो कुछ क्वेश्चन ये लास्ट सेशंस में आपने देखे थे, और लास्ट सेशन जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने टिप्पणी से शुरू किया था, ठीक है ना। कुछ टर्म्स थी जिन पर आपको टिप्पणी लिखनी थी, ठीक है। रिजिडिटी से स्टार्ट किया था। दृढ़ता क्या होती है? तो दृढ़ता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की क्षमता मिलती है, और इसे ही दृढ़ता कहा जाता है। ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं आपके? ये दृढ़ होते हैं, ठीक है ना। देन संपीड़ितता क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं और बाह्य दबाव के कारण ये कण समीप आ जाते हैं, ठीक है ना। पदार्थ के इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं। और द्रव तथा गैस संपीडनीय है, जबकि जो ठोस होते हैं आपके वो संपीडनीय नहीं होते हैं, ठीक है ना। फ्लूइडिटी तरलता क्या है? तो तरलता पदार्थ का बहने का गुण है। जैसे कि आप लोग जानते हैं द्रव और गैस बहते हैं, लेकिन ठोस जो होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बहते हैं, ठीक है ना। फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, एक गैस कंटेनर को भरना। तो आपको पता है जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उनमें होती है। तो जिसके कारण वो क्या करते हैं, पूरे गैस कोई भी जो कंटेनर है वो पूरी तरह से फिल हो जाता है अगर उसमें गैस डाली जाती है। शेप क्या है? तो सॉलिड, आपको पता है आकार, किसी का भी आकार जो है ठोस, द्रव या गैस, ठीक है ना। इन तीनों अवस्थाओं में ठोस में आपने बोला निश्चित होगा, और अदर देन ठोस जो आपका लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स हैं उनमें आपका जो शेप है वो फिक्स नहीं होगा, ठीक। देन काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ी थी। गतिज ऊर्जा क्या है? तो पदार्थ में गति के लिए जो ऊर्जा है कणों में, वही उसकी गतिज ऊर्जा है, जो कि गैस के कणों में सबसे अधिक है, द्रव में उससे कम है, और ठोस में सबसे कम है, ठीक है ना। डेंसिटी क्या है? तो किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन में जितना भी द्रव्यमान उपस्थित है उसको क्या कहा जाता है? उसका घनत्व कहा जाता है, ठीक है ना। देन क्वेश्चन था गिव रीजंस, आपको कारण बताने हैं, और किसका कारण बताना है? A gas fills completely the vessel in which it is kept. एक गैस जो होती है वो जिस कंटेनर में डाली जाती है उसको पूरी तरीके से भर देती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर गैस के कणों में बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है और स्पेस ज्यादा है, जिसकी वजह से वो दूर दूर जाते हैं, और जितना भी उनको स्थान मिलता है वो उसको पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण का बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण करती हैं या फैलती हैं। जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरीके से क्या कर देती हैं? भर देती हैं, ओके। सेकंड था आपका बी, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इसका आंसर भी यही होगा। एक तो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, दूसरा अट्रैक्शन का फोर्स पार्टिकल्स के बीच में कम है, और तीसरा आपने क्या देखा यहाँ पर कि स्पेस बहुत ज्यादा है जिसके कारण वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो वो क्या करते हैं? आपका वॉल्स को हिट करेंगे, वहां पर फोर्स अप्लाई करेंगे, और जितना भी आपका यूनिट एरिया में आपका जितना भी फोर्स लगाया जाएगा वही प्रेशर है। सी, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक लकड़ी की मेज को ठोस क्यों कहा जा सकता है? ठीक है ना, और कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है? तो आपने क्या बोला? लकड़ी की मेज जब से बनी है उसका आकार वही, ठीक है, स्थान वो उतना ही घेर रही है, चाहे वो कितने समय तक के लिए रखी गई है या किसी भी स्थान पे रखी। तो आकार आयतन उसके क्या हो गए? निश्चित हो गए। इसके अलावा आपने क्या देखा? दृढ़ता का गुण है, अगर प्रेशराइज कर रहे हैं कंप्रेस नहीं हो रही है, कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं है उसमें। और यहाँ पर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज किसमें है? सॉलिड्स में। तो इसीलिए जो वुडन टेबल है वो आपकी क्या है? एक सॉलिड है, ओके। द मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। तो जो हम बोलते हैं पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है,
बहुत कम स्पेस है कहाँ पर, ठोसों में, तो वहीं आपको यहाँ वुडन टेबल के केस में भी देखने को मिल रहा है। एंड देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, टाइटली पैक्ड है तो स्पेस कम है पार्टिकल्स के बीच में। इट कैन नॉट बी कंप्रेस, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट फ्लो, ये बहते नहीं है। और एंड ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ सॉलिड, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि विशेषताएं हैं वो एक ठोस की ओर क्या करती है, इशारा करती है कि ये एक ठोस हो सकता है। तो जो वुडन टेबल है उसको हम सॉलिड यानी कि ठोस कह सकते हैं। सो अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। ओके, चलिए नेक्स्ट है डी, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. जब भी हम एयर में अपने हैंड को मूव कर रहे हैं यानी वायु में अपने हाथ को घुमा रहे हैं तो हम आसानी से घुमा सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई टेबल है, मेज है कोई, और मैं उसके ऊपर हाथ रख रही हूँ, तो फिर मेरा हाथ जो है वो उस टेबल से आर पार नहीं जा रहा है, ठीक है ना। वो उस टेबल से आर पार नहीं जा रहा है, क्यों? ये आप अपनी क्लासरूम में, अपने घर में, कहीं पर भी कर सकते हैं। इजीली हैंड को मूव करिए तो हाथ आपका आसानी से मूव, ठीक है। वहीं पर कोई टेबल होगा, वुडन चेयर होगी, कुछ भी है, उसके ऊपर हाथ रखिए तो आपका हाथ रुक जाता है। जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो हाथ ऐसे ही रहेगा, इसके आर पार नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर कई चीजें, जब आप टेबल की बात करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट है, और सॉलिड स्टेट रिजिडिटी, ठीक है ना। रिजिडिटी किसके कारण है? पार्टिकल्स वहां पर टाइटली पैक्ड, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात कर रहे थे। अंतरा आणविक जो स्थान है अणुओं के बीच में या कणों के बीच में वो बहुत कम है, और अट्रैक्शन का फोर्स मैक्सिमम है ना। आकर्षण का बल क्या है? अधिकतम है, प्रबल प्रकृति का आकर्षण बल है वहां पर। तो यहाँ पर सपोज ये टेबल की सरफेस है, तो टेबल के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होंगे, छोटे छोटे कण, उनके बीच में आकर्षण का बल क्या बोला आपने? प्रबल है। तो जब भी आप हाथ रख रहे हैं तो बहुत कम बल लगा रहे हैं, तो उतना बल उसके लिए आप कहेंगे कि उसके बराबर नहीं है। किसके बराबर? इन दोनों के बीच में जो बल है, जब आप इससे अधिक बहुत ज्यादा बल लगाएंगे तभी इस बल को तोड़ पाएंगे, तभी आप टेबल को तोड़ पाएंगे, यानी कि तो उतना बल नहीं लग रहा है। जब भी आप हाथ रख रहे हैं तो उतना बल नहीं लग रहा। लेकिन एयर की बात करें अगर, वायु की, तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। और गैसेस स्टेट में आपने क्या बोला? एक तो इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, अंतरा आणविक जो स्थान है अणुओं के मध्य वो बहुत ज्यादा दूर दूर स्थित है। दूसरा, आकर्षण का बल जो है कणों के मध्य वो दुर्बल प्रकृति का है, यानी कि बहुत वीक है। तो जैसे आप हाथ ऐसे करते हैं बहुत कम फोर्स लग रहा है, तो उतने में ही वो आकर्षण का बल टूट जाता है और आप आसानी से हाथ को क्या कर रहे हैं? आर पार कर पा रहे हैं। लेकिन टेबल के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। क्या कहा मैंने? क्योंकि मेज के जो कण हैं, मेज लकड़ी से बना है, लकड़ी में छोटे छोटे कण होंगे, उन कणों के बीच में आकर्षण का बल प्रबल प्रकृति का है। जब हम हाथ रखते हैं तो उतना बल नहीं लगता है, इस वजह से हम हाथ आर पार नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन वायु में वो जो बल है वो दुर्बल प्रकृति का है, आकर्षण का बल। तो वहां पर हम जब हाथ थोड़ा सा इस तरह से कर रहे हैं तो वो आकर्षण का बल टूट रहा है। क्लियर है? तो इस वजह से, और जब भी हमें टेबल के आर पार हाथ करना होगा तो हमें कराटे एक्सपर्ट की नीड होगी, यानी कि कोई कराटे एक्सपर्ट चाहिए होगा, क्योंकि वो क्या करेगा? वो फिर उतना फोर्स लगाएगा जिससे कि वो टेबल के कण जो हैं उनके बीच में जो आकर्षण का बल है यानी अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ सके। तो उतना बल अप्लाई करना होगा, यानी कि ये पेन में मैं इजीली कम फोर्स लगा रही हूँ तो मेरा हाथ आर पार नहीं जा रहा है, लेकिन अगर मुझे इसे तोड़ना है तो बहुत ज्यादा फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी। क्लियर है? तो यही इसका क्या है यहाँ पर आंसर, रीजन होगा। ओके, so we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert. It is because the molecules of air has less force of attraction between them, and a very small external force can separate them and pass through it. Okay, क्या कहा? एयर के जो पार्टिकल है, वायु के जो कण है, उनके बीच में जो आकर्षण का बल है वो दुर्बल प्रकृति का है, वो बहुत कमजोर है। तो बाहर से आप थोड़ा सा भी बल लगा रहे हैं
तो वो बल टूट रहा है और आप आसानी से अपना हाथ वहां पर आर पार कर पा रहे हैं। बट इन केस ऑफ सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द पार्टिकल्स आर टाइटली बाउंड ड्यू टू दिस फोर्स। ओके, लेकिन अगर हम इस सॉलिड की बात करें, इस पेन की बात करें, तो इसमें वो अट्रैक्शन का फोर्स क्या है, मैक्सिमम है, प्रबल प्रकृति का है। तो उसको तोड़ने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? सो हेंस लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू सॉलिड। तो इसीलिए बहुत ज्यादा मात्रा में बाह्य बल की आवश्यकता होगी उस आकर्षण के बल को तोड़ने के लिए। क्लियर है? और इसीलिए आपको किसकी नीड हो रही है, कराटे एक्सपर्ट की नीड हो रही है। हम हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, क्योंकि हवा के कण के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, अर्थात कण बहुत दूर दूर होते हैं, तथा कणों के बीच आकर्षण बल कैसा है, कम है, नगण्य होता है। इसीलिए बहुत कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं, जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण एक दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो भी फोर्स का यूज कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन उनको टेक्निक पता है कि किस तरह से फोर्स को अप्लाई करना है वहां पर, यानी कि बल को लगाना है जिससे कि उसको तोड़ा। क्लियर है? चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर नेक्स्ट पे हम लोग आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। ठीक है ना, क्या लिखा गया है यहाँ पर, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व जो होता है कम होता है। ये हमने पहले भी देखा, जब हम प्रॉपर्टीज देख रहे थे तो हमने क्या बोला, ठोसों का घनत्व अधिक है एज कंपेयर टू द्रव और गैस, यानी कि जो सॉलिड्स है उनकी डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड्स और गैसेस। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा हो। ठीक है, और ऐसा क्यों हो, घनत्व को आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि घनत्व क्या होता है, और वहां पर भी आप क्या बोलते हैं कि जिस चीज का घनत्व ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर, तो वो क्या करेगा, वो डूब जाएगी, और जिसका कम होगा घनत्व तो वो तैरने लगेगी। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ठोसों का घनत्व अधिक है द्रवों की तुलना में। जल क्या हो गया, आपका द्रव हो गया। आपने क्या कहा, आपने कहा कि मैम हमने लिया एक बीकर, इस बीकर में हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया। ठीक है, और ये क्या है, ये द्रव है। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या डाल दी, सपोज आइस क्यूब डाली। अब आइस क्यूब जो हमारी है वो तैरने लग गई है, जबकि वो क्या है, वो ठोस है। ठीक है, होना क्या चाहिए था, ये ठोस जो होता है वो द्रव में डूब जाना चाहिए, क्योंकि ठोस का घनत्व तो क्या अधिक है द्रव की तुलना में। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, जब भी आप इस ठोस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रॉपर सॉलिड एक पैक्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि आपने औरों के केस में बोला। यहाँ पर केज लाइक संरचना कुछ बन जाती है, जिसकी वजह से बर्फ क्या करने लगती है, तैरने लगती है। ओके, तो बर्फ पानी के जमने से बनती है, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते हैं। यह पिंजरे की तरह यानी केज लाइक संरचना बना लेती हैं, जिससे इसका जो आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है, तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है, अतः बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं। आपको पता है कि घनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन होता क्या है, सपोज आपने लिया 1 लीटर, 1 लीटर आपने क्या लिया, पानी लिया। इस पानी को आपने क्या कर दिया, जमा दिया, बर्फ बना दिया। आपने कभी देखा होगा घरों में कि हम लोग पानी रखते हैं किसी भी बर्तन में, जैसे बॉटल में रख दिया हमने पानी, ठीक है, और हम उसको फ्रीजर में रख देते। होता क्या है, फ्रीजर में रखने के बाद बॉटल का शेप चेंज हो जाता है कभी कभी, यानी कि बॉटल जैसे कि फूल जाती है, बर्फ बाहर निकल आता है, जैसे कि उसका कैप वगैरह ढक्कन वगैरह है जो वो खुल जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पानी तो उतना ही था ना 1 लीटर, और तो उसमें बढ़ाया नहीं गया। अब 1 लीटर की बॉटल है तो उसमें 1 ही लीटर पानी आएगा। हमने ऐसा तो नहीं किया ना कि 1 लीटर में हमने 1.5 लीटर भर दिया, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ वहां पर,
वहां पर होता क्या है कि जब वो पानी से बर्फ बनी तो वहां पर थे जो रिक्त स्थान, वो खाली संरचनाएं रह गई बीच बीच में, और उसकी वजह से जब वो बर्फ बना तो उसका आयतन बढ़ गया। समझ रहे? था वो 1 ही लीटर, लेकिन उसमें स्थान अब अधिक घेरने लगे, तो आयतन बढ़ गया। अब आयतन बढ़ेगा किसी चीज का तो आपने क्या कहा था, घनत्व तो कम होगा। तो उसकी तुलना में, जल की तुलना में अब बर्फ का क्या हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा, और फिर वो क्या करने लगेगी, तैरने लगेगी। क्लियर है? सो लिक्विड्स generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Find out why ice is a solid but its density is lower than water due to its structure. क्या कहा गया है, जल से ही बन रहा है बर्फ, लेकिन बर्फ का क्या है, घनत्व जो है वो कम है पानी की तुलना में। द मॉलिक्यूल्स इन आइस मेक अ केज लाइक स्ट्रक्चर विद लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस। तो जब भी पानी से बर्फ बन रही है तो बर्फ में वो खाली संरचनाएं आपको दिख रही हैं, रिक्त स्थान दिख रहे हैं बीच में जब उसका संरचना बन रही है, जिनको आप केज लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। और क्योंकि वहां पर खाली स्थान आ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका आयतन ज्यादा हो रहा है और उसकी वजह से फिर घनत्व कम हो रहा है। दिस मेक्स आइस फ्लोट ऑन वाटर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बर्फ आपका जल में तैर रही है। ओके, तो बर्फ पानी के जमने से ही बनती है, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाता है। किसकी संरचना में, बर्फ की संरचना में, जो पानी में नहीं होते हैं। यह पिंजरे की तरह यानी केज लाइक संरचना बना लेती है, जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है। यानी मात्रा उतनी ही थी लेकिन वह स्थान अब अधिक घेर रहा है, तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है। यानी जल का जो घनत्व था उसके घनत्व से कम हो जाएगा घनत्व बर्फ का, और उसके बाद क्या होगा, बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। क्या कहा जा रहा है, फॉर एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ के लिए, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जो तापमान है वो स्थिर रहता है कब, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब आपका फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा होता है उस दौरान जो तापमान है वो स्थिर क्यों रहता है। तो ये हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था, जब हम टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे थे किसी भी स्टेट पर, और उसके बाद हमने फेज चेंज की बात की थी। वहां पर हमने बोला कि जैसे आपका बर्फ है, हम लोग बर्फ को पिघलाना चाह रहे हैं और पिघला करके पानी बनाना चाह रहे हैं, तो हम बर्फ को क्या करेंगे, धीरे धीरे गर्म करें। ठीक है, एक टेम्परेचर पर क्या होगा, जब वहां पर आपका जो सॉलिड है उसका जो टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना स्टार्ट कर दे, यानी पिघलना शुरू कर दे। और जब उसने पिघलना शुरू किया और जब तक वो कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुआ, यानी वो बर्फ पूर्ण रूप से नहीं पिघली, तब तक वहां पर तापमान स्थिर रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस बोला था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। आइस मेल्ट हो रही है तो जब तक वो आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती तब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस ही आपका टेम्परेचर फिक्स रहेगा। ठीक है, तो वो टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा, हीट तो आप अभी दे रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली हीट दिए जा रहे हैं, पहले जितनी हीट दे रहे थे वो सारा क्या हो रहा था, धीरे धीरे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा था। लेकिन अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर जब फेज चेंज होने लग गया, बर्फ पानी में बदलने लग गया, तब वहां पर आपका 0 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर क्यों नहीं जा रहा। तो फेज चेंज के दौरान जितनी भी ऊष्मा होती है वो कहाँ जाती है, फेज चेंज करने में जाती है, जिसको आप क्या कह रहे थे, गुप्त ऊष्मा के रूप में भी आप जिसे टर्म दे रहे थे। ठीक है ना, तो इस वजह से वो टेम्परेचर को चेंज करने में आपका हीट नहीं जा रही है। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस। जब भी फिजिकल स्टेट चेंज होती है किसी भी पदार्थ की तो हीट सप्लाई की जाती है पदार्थ को, यानी कि ऊष्मा दी जाती है उसको, है ना। Then the molecules of this matter use heat to overcome the force of attraction between the particles at this period of time. Temperature remain constant. तो यहाँ पर उस समय जब हम कह रहे हैं कि ये बर्फ है, सपोज ये बर्फ है, ठीक है, इस बर्फ को क्या देना है, हमको हीट देनी है, तो हमने क्या किया, कोई भी हीट का मीडियम ले लिया। ठीक है, इसको किसी वेसल में रखा गया है, हम हीट दे रहे हैं इसको।
अब धीरे धीरे इसने मेल्ट होना शुरू किया, पिघलने लग गई है, ये पिघलने लग गई है। और हम बोल रहे हैं जब इसे पिघलना शुरू किया, हमने थर्मामीटर लगा रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रुक गया। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब हम बर्फ की बात कर रहे हैं तो बर्फ क्या है, पदार्थ है। पदार्थ किससे मिलकर के बना है, कणों से। छोटे छोटे कण हैं, कणों के बीच में क्या है, आकर्षण का बल। और मैंने आपको बताया था जब इससे चेंज होगी, यानी कि अवस्था में परिवर्तन लाया जाएगा, तो उस दौरान क्या किया जाएगा, ये अट्रैक्शन के फोर्स को हमें तोड़ना है ना। तो जब भी यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, जब बर्फ पिघल रही है, तो आप क्या कह रहे हो, जितनी हीट आप दे रहे हो वो इस अट्रैक्शन के फोर्स को, यहाँ पर जो कणों के मध्य आकर्षण का बल होगा उसको तोड़ने में जा रही है। और इसी वजह से तापमान क्या हो रहा है, स्थिर हो रहा है। दिस एक्स्ट्रा हीट इज एक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू द अदर स्टेट। ओके, तो इस तरह से हम वो हीट, जो एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर्ड है उस फोर्स, अट्रैक्शन के फोर्स को तोड़ने के लिए, उसको हम लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। और अवस्था परिवर्तन पर हम गुप्त ऊष्मा, जैसे गलने के लिए हम बोल रहे हैं तो गलन की गुप्त ऊष्मा, अगर हम वाष्पीकरण के केस में देख रहे हैं तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना। तो इन टर्म्स में हम इसको सीखते हैं। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? क्योंकि वहां पर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। ठीक है, कूलर कब काम कर रहा है आपका, ठंडी हवा कब दे रहा है, जब अच्छा क्या होगा, अच्छी तरीके से वाष्पीकरण हो पाएगा। तो सारा वाष्पीकरण पर ही काम कर रहा है और उसी के कारण क्या हो रही थी, शीतलता हो रही थी। The outer walls of the cooler get sprinkled by water constantly. This water evaporates due to hot, dry weather. Evaporation causes cooling of inside air of cooler. This cool air is sent in the room by the fan. ठीक है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि ये किस पर काम कर रहा है, वाष्पन पर या वाष्पीकरण पर ही काम कर रहा है। कूलर की जो बाहर की सतह होगी उस पर पानी छिड़का जा रहा है और वो पानी क्या करेगा, अंदर से टेम्परेचर लेगा इवेपोरेट होने के लिए। फिर जो हवा जाएगी वो कैसी जाएगी, ठंडी जाएगी। ठीक है, द आउटर वॉल्स ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय वाटर कॉन्स्टेंटली। जो कूलर की बाहरी सतह होती है उस पर कॉन्स्टेंटली वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा है, पानी छिड़का जा रहा है। दिस वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हॉट ड्राई वेदर। बाहर की आपकी एयर कैसी है, गर्म है ना। गर्मियों के मौसम में तो हम कूलर लगाते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई डे है तो वहां से वो क्या करेगा, जो बाहर की हवा है वो गर्म है, तो वो वाटर जो है वो इवेपोरेट होने के लिए वहां से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा या हीट लेगा, ऊष्मा लेगा आपका। एंड इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग ऑफ इनसाइड एयर ऑफ कूलर। जब उसने आसपास की हवा से ऊष्मा को ले लिया है वाष्पीकृत होने के लिए, तो अब आसपास की हवा कैसी हो गई, ठंडी। और वो ठंडी हवा कहाँ जाएगी, अब आपके रूम में जाएगी। तो इस तरह से जब हॉट ड्राई डे होगा तो उस दौरान कूलर कैसा करेगा, बहुत ठंडी हवा फेंकेगा। समझ रहे हैं ना कैसे। यह आपका कूलर है, सपोज इस कूलर की ये बाहर की सतह, यहाँ पर पानी छिड़का जा रहा है। ठीक है, अब ये पानी को वाष्पीकृत होने के लिए क्या करना है, यहाँ से आपका ऊष्मा लेनी है। तो आसपास जो हवा है इससे ये क्या लेगा, ऊष्मा लेगा और उसके बाद ये कैसा होगा, वाष्पीकृत होगा। ठीक है, अब ये हवा कैसी हो गई, ऊष्मा यहाँ से ले ली गई है, ये हो गई है ठंडी, ठंडी हो गई है। तो अब यहाँ से फैन जो फेंकेगा वो कैसी हवा फेंकेगा, ठंडी हवा फेंकेगा। ओके, चलो। तो गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी, गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी आर्द्रता कम होती है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर
वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करेगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कौन कौन सी चीजें पड़ी थी। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में आपका एक टेम्परेचर भी था जो अफेक्ट कर रहा था किसको, इवेपोरेशन रेट को, या रेट ऑफ इवेपोरेशन आप बोल सकते हो उसे, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित कर रहा था। तो तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और जितना ज्यादा वाष्पीकरण होगा उतनी ज्यादा ठंडक हमें महसूस होगी। ओके, चल नोट करेंगे जल्दी से। इसी तरह से आपने वाष्पीकरण के अलग अलग तरह से अनुप्रयोग देखे थे जिनके कारण शीतलता मिल रही थी। चाहे आप बोले कि हमने अर्थन पॉट में वाटर रखा है, यानी कि मटके में आपने जल रखा है, तो वो भी वाष्पीकरण पे कार्य कर रहा है। गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं तो वो कॉटन के कपड़े भी ठंडक प्रदान कर रहे हैं। हमने बोला कि अगर बॉडी स्वेट कर रही है, स्वेटिंग हो रही है, तो ड्यूरिंग स्वेटिंग और जब स्वेट रिलीज होता है उस टाइम भी बॉडी को कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब आपने देखा था, ठीक है ना। तो सारी चीजें किस पर काम कर रही थी, वाष्पीकरण पर ही काम कर रही थी। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट यानी मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। ठीक है ना, गर्मियों में मटके में पानी रखा जा रहा है तो वो पानी ठंडा कैसे हो रहा है, ये आपको बताना है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बता दिया कि वाष्पीकरण पर ये काम कर रहा है, वाष्पीकरण की घटना के कारण ही पानी कैसा हो रहा है, ठंडा हो। ओके, तो आज के सेशन में हमने चैप्टर फर्स्ट के आपके कुछ और क्वेश्चन आंसर्स देखे यहाँ पर। मैं उम्मीद करती हूँ वो आपको समझ आए होंगे, आपने नोट किए होंगे। घर पर जाकर उन्हें रिवाइज करेंगे आप लोग, और कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।